राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की 16वें नंबर की वर्षगांठ एवं 17वें नंबर का स्थापना दिवस मना रहे हैं 12 अक्टूबर 2023। आज 13 अक्टूबर 2023 है, आज दूसरा दिन है। तो इस संबंध में अपनी बात रखें उसके पहले मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध देवानाम प्रिय सम्राट अशोक महान परम पूज्य बाबा अम्बेडकर शिक्षक जनक महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले वर्तमान भारत के नंबर 1 एवं मानव परम पूज्य बाबा अम्बेडकर एवं वर्तमान समय के बहुजन समाज के नायक एवं राजनीति के विशेषज्ञ मानव काशीराम साहब सहित सभी महान पुरुषों को जिन्होंने समाजी परिवर्तन के लिए काम किया है, उन सभी को 3 बार नमन बंदन करते हुए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को यहाँ तक पहुंचाने में हमारे कुछ अग्रजों ने अग्रणी भूमिका अदा की है। तो और आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद करना चाहूंगा। माननीय हरिदास राजौरिया जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। माननीय बाबूलाल बौद्ध तहसीलदार साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन। साथ ही साथ हमारे महाराष्ट्र नागपुर से संघ प्रिय गौतम जी, वह भी आज हमारे बीच में नहीं है, उन्हें भी श्रद्धा सुमन करते हुए नमन। और साथ ही साथ हमारे पूर्व उपाध्यक्ष जो दक्षिण भारत के हैं, मुझे नाम जल्दी में याद नहीं आ रहा, उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन। वर्तमान समय में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को हम सभी को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक परम सम्मानीय धर्मप्रकाश भारती साहब तथा हम सबके मार्गदर्शक एवं अग्रज स्थापना के समय की जो पहली कड़ी थे परम पूज्य ताऊ अशोकायन जी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य परम सम्मानीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, वर्तमान समय के उपाध्यक्ष माननीय महेश्वर सांदा जी तथा महिला विंग का नेतृत्व कर रही आरबीएम के माध्यम से माननीय अंजू बौद्ध जी तथा हर सोमवार को संविधान की क्लास लेने वाले अर्थात संविधान पढ़ाने वाले हम सबके मार्गदर्शक परम सम्मानीय आरसी धीमान साहब, सीनियर प्राध्यापक कानपुर विश्वविद्यालय उत्तर। साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी गणों का सम्मान करते हुए और प्रदेश इसी के साथ साथ प्रदेश, चूंकि हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 35-36 राज्यों में संगठनात्मक रूप से खड़ा हो गया है, तो सभी प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों का सादर सम्मान करते हुए और संभाग स्तर के, जिला स्तर के तथा स्थानीय स्तर के जो आज के जो मीटिंग में शामिल है, सभी दम्पतियों को सादर सम्मान करते हुए तथा नमो बुद्धाय प्रेषित करते हुए अपनी बात में कम समय में रखने का प्रयास करूंगा। प्रबुद्ध साथियों, जो हम लोग ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 16वें नंबर की वर्षगांठ एवं 17वें नंबर का स्थापना दिवस मना रहे हैं,
तो मुख्य रूप से आज अपन को बोलना है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उद्देश्य और संगठन। तो प्रबुद्ध साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य बहुत ही गंभीर एवं व्यापक है। पहला, इसके उद्देश्य कई है, मुख्य रूप से जो 4-5 प्रमुख उद्देश्य मैं बताना चाहूंगा। पहला उद्देश्य है संपूर्ण भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना एवं बौद्धमय भारत बनाना। दूसरा है श्रवण संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। तीसरा है वर्ण व जाति विहीन समाज का निर्माण करना। चौथे नंबर का अंधविश्वास मुक्त भारत बनाना। पांचवा नंबर है ज्ञान विज्ञान व प्राकृतिक आधार पर समाज की संरचना करना। छठवां नंबर है यह कि पदाधिकारियों का कार्यकाल पद पर प्रत्येक अध्यक्ष के रूप में 2 बार से अधिक नहीं होगा। अर्थात चाहे राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हो, चाहे संभाग एवं जिला स्तर के पदाधिकारी हो, एक व्यक्ति का कार्यकाल 2 बार से ज्यादा नहीं होगा। तो इस प्रकार से मैंने संक्षिप्त में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उद्देश्य बता दिया। अब मैं संगठन पर बात करना चाहूंगा। तो प्रबुद्ध साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन कल के प्रबोधन में भी हमारे वरिष्ठ मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आचार्य जी एवं वरिष्ठ जनों के द्वारा महत्वपूर्ण बातें आई हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठनात्मक रूप से पूरे भारत में अर्थात भारत के लगभग 35-36 राज्यों में खड़ा हो चुका है। साथ ही साथ संभाग स्तर में, जिला स्तर में और यहाँ तक कि कुछ तहसील स्तर में भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जहाँ संगठनात्मक बात है तो पहला पद या पहली जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है या संयोजक। दूसरी जिम्मेदारी उपाध्यक्ष की अथवा सह संयोजक की। तीसरे नंबर में महासचिव की। चौथे नंबर में कोषाध्यक्ष की। और 5वें नंबर में संगठन सचिव की या संगठन मंत्री की होती है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर से लेकर के स्थानीय स्तर तक हम सुविधा के अनुसार 4-6 सदस्य भी बना लेते हैं। यह संगठन के पदाधिकारियों की बात मैंने की। प्रबुद्ध साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी है उनको प्रति माह 1000 रुपए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को चलाने के लिए हर वर्ष, मतलब वर्ष के प्रत्येक माह में 1000 रुपए देना आवश्यक है। इसी प्रकार से प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को 500 रुपए पर मंथ देने की जरूरत है। इसी प्रकार से संभाग स्तर के पदाधिकारियों को 300 रुपए, जिला स्तर के पदाधिकारियों को 200 रुपए और तहसील स्तर के अथवा साधारण सदस्यों को 100 रुपए पर मंथ देने की बात राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैराज में उल्लेखित है। और ये ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि इस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी कार्यकर्तागण अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे तो जो हम राष्ट्रीय स्तर में या प्रदेश स्तर में या संभाग स्तर में या जिला स्तर में, स्थानीय स्तर में छोटे बड़े कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए हमें आर्थिक तंगी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। इस प्रकार से थोड़ी सी बात मैंने संगठन पर बात कही है। अब एक और महत्वपूर्ण बात प्रभु साथियों में कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना 12, 13, 14 अक्टूबर अर्थात 14 अक्टूबर 2007 को हुई थी और तब से लगातार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्रुत गति से अर्थात तेजी से संगठनात्मक कार्य कर रही है, जिसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। प्रबुद्ध साथियों, 2007 में पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के आगरा में, दूसरा भी कार्यक्रम आगरा में, तीसरा भी मैं समझ पा रहा हूं आगरा में, चौथा कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, फिर 5वां कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश के आगरा में, फिर 6वां कार्यक्रम जो मुझे याद है महाराष्ट्र के नागपुर में, और इसके बाद अगला कार्यक्रम होता गुजरात के अहमदाबाद में, फिर उत्तर प्रदेश के आगरा में फिर होता 2016 में, फिर मध्य प्रदेश के सांची में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है, यही स्थापना दिवस 2017 में,
फिर उत्तर प्रदेश के सारनाथ 2018 में होता है। और प्रभु साथियों, कोरोना के चलते 2019 कोरोना को चढ़ गया, इसलिए नहीं हो पाया था राष्ट्रीय कार्यक्रम। फिर भी आप लोगों ने जूम मीटिंग के माध्यम से 2019 का भी कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय प्रबंधन ने आयोजित किया था। इसी प्रकार से फिर 2020 में श्रावस्ती में, फिर 2021 में बिहार प्रदेश के बोध गया में, और आप सबको याद होगा अभी 2022 में पिछले सत्र हम लोग नेपाल की बुद्ध भूमि लुम्बिनी गए थे। अब वहां राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। प्रबुद्ध साथियों, इस समय लगा 2023। हालांकि यह कार्यक्रम पहले भारत के राजस्थान प्रदेश के जयपुर में आयोजित था, लेकिन कुछ कारणों से वह रोका गया। फिर स्थान बदल करके जम्मू कश्मीर रखने का प्रयास किया गया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, लेकिन जम्मू कश्मीर का भी कार्यक्रम स्टे कर दिया गया। वही इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय प्रबंधन ने या राष्ट्रीय कैबिनेट ने ऐसा निर्णय लिया कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम जो 12, 13, 14 अक्टूबर को होगा, और इसके बाद 26 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भारत की राजधानी नई दिल्ली संसद भवन के पास जंतर मंतर में, जो 2-3 दिवस का, अब तो 1 दिवस का कर दिया गया है, फिर भी वहां पर जो दूर के प्रदेशों के लोग हैं लगभग 2-3 दिन पहले से आ जाएंगे। तो भले 1 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन वह 2-3 दिन कहलाएगा। और ऐसे में दोनों कार्यक्रम में पास पड़ जाते तो धन की कमी पड़ जाती। इस वजह से हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन से, अर्थात राष्ट्रीय कैबिनेट के मार्गदर्शन से, जूम मीटिंग से ही हम लोग जो 17वें नंबर का जो स्थापना दिवस है वह आप लोग मना रहे हैं। और वह इसलिए कि अगले महीने अर्थात 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, समाजी न्याय परिषद एवं सभी अम्बेडकरवादी संगठनों के माध्यम से एक विशाल कार्यक्रम प्रदर्शन आयोजित है। समय कम है, तो उसी की तरह तैयारी के कारण जो मीटिंग में अपन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यह स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि मेरा समाप्ति की ओर है। मैं संचालक जी से कहता हूं केवल 1 मिनट, मैं और समय चाहता हूं, केवल 1 मिनट। प्रबुद्ध साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा काम सफल होता दिख रहा है वह यह है कि आरएसएस बनाम आरबीएम और हिंदुइज्म बनाम बुद्धिज्म, भले ही अब तक इस दिशा में कई संगठनों ने काम किया हो, लेकिन ऐसा साबित हो रहा है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सीधे आरएसएस को टारगेट करके हमारे बहुजन समाज के लोगों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता दिख रहा है। और हालांकि संगठन यह है देश स्तर से लेकर के गांव तक भी इसका बीजारोपण हो चुका है, अभी इसको ढंग से दुरुस्त करना बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि परम सम्मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय आचार्य तथा वरिष्ठ राष्ट्रीय आरबीएम की राष्ट्रीय कैबिनेट के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग पूरे देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को खड़ा करने में सफल हो सकेंगे। और निश्चित ही अभी और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीनियर होकर भी तबीयत गड़बड़ होती, तब भी हम लोगों को खुशी हो रही है कि हमारे मध्य प्रदेश में 5-6 कार्यक्रम, वर्ष में 7-8 कार्यक्रम मध्य प्रदेश में लगे। ग्वालियर में, भोपाल में, जबलपुर में, रीवा में, सतना में, हमारे शहडोल के और कटनी में आदि। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तबीयत कमजोर होने पर भी एक प्रदेश में वर्ष में 10-10 कार्यक्रम लगवा देते हैं। और कभी भी चाहे हम सब लोगों को बैठाएं, चाहे 1000 लोगों को बैठाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना अमूल्य समय देते हैं। राष्ट्रीय आचार्य जी को चाहे 3 दिन का कैडर देना हो, चाहे 1 हफ्ते का कैडर देना हो, पहले तो आचार्य जी ने
15 2-2 हफ्ते तक का, 1-1 महीने तक का कैडर दे करके आरबीएम को पूरे भारत में खड़ा किए हैं। और वर्तमान समय में हमारे बादल साहब इतने सरल एवं सहज हैं कि वह मंच में जगह होने पर भी वह दर्शन दीर्घा में बैठ करके और कार्यक्रम को देखते हैं, लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करते करते कहना चाहूंगा, ग्वालियर से हमारे बीएल कदम साहब, और इसी प्रकार से हमारे जम्मू कश्मीर से माननीय इंजीनियर साहब, और हमारे मध्य प्रदेश के प्रभावशाली अध्यक्ष बहुत बहुत सम्मानीय डीपी गोलिया साहब, हमारे सागर संभाग के पन्ना जिले से बहुत बहुत सम्मानीय सीडी प्रजापति साहब, ऐसे ऐसे हम नाम लेने में मुझे कमेसम पड़ जाएगा। ऐसे हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं। और बोध गया से हमारे के बौद्ध साहब, जो समय समय पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। निश्चित ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग भारत को बुद्धमय बनाने में और मनुवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने में सफल हो सकेंगे। इतना कहते अपनी बारी विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पूर्व भारत। जी सर। जय भीम सर, नमो बुद्धाय सर। आपने पूरा विस्तार से जो अधिवेशन हुए हैं उनके स्थान भी बता दिए। मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैं लगभग 4-5 साल से ही जुड़ा हूं, तो सारे के सारे मुझे भी पता चल गए। 3-4 तो मैंने ही स्टार्टिंग में बताया, बाकी के भी मुझे मालूम चल गए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रवि साहब। अब अभी जो वक्ताओं को मैं बुलाऊंगा, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप 5 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि हमारे पास वक्ता ज्यादा है और 1.5 घंटे का समय हमारे पास है। तो हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कामयाब इसलिए भी हो रही है, अगर हम देखें तो इसमें अनुशासन का पालन करने वाले लोग हैं, बहुत पालन करते हैं, अनुशासन का, नियम का पालन करते हैं। इसी वजह से इसमें लोग बढ़ते जा रहे हैं और ये काम भी बढ़ता जा रहा है। तो मेरे वरिष्ठ लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर देंगे। मैं बुलाना चाहूंगा हमारी उपासिका रुचि बौद्ध जी को, बरेली से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, और इन्होंने काफी समय, लंबा समय तक बुद्ध रोज का वाचन भी किया। हेलो। हाँ मैडम, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। आज के इस वेबिनार में आप सभी को रुचि आजाद का जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि समय की बाध्यता है, तो मैं कम समय ही लूंगी। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बौद्ध सत बाबा साहब को नमन करते हुए, और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। इन्होंने हमारे इस सुनहरे भविष्य के लिए अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया और हमें आज इतना अच्छा भविष्य दिया। इसको संभालने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। तो इसी के लिए हम आज आरबीएम में जुड़े हुए हैं। आरबीएम में कल का दिन बहुत ही यादगार है। जैसा कि आज का विषय है स्थापना और उद्देश्य, तो जो आरबीएम की स्थापना हुई है वो 2007 में कल के दिन यानी 14 अक्टूबर को हुई। तो मैं एडवांस में कहना चाहूंगी हैप्पी बर्थडे आरबीएम, क्योंकि ये हम सभी के लिए बहुत मंगल कामनाओं का दिन है। हमारी मंगल कामनाएं हमेशा साथ में है, क्योंकि हम ही वो सिपाही हैं जो आरबीएम को आगे तक ले जाएंगे, आरबीएम के कारवां को आगे तक बढ़ाएंगे। तो ये हम सभी के लिए बहुत मंगल दिन है और इसको हम ऐसे ही बढ़ाते रहें, ये मेरी मंगल कामनाएं है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है वो एक बहुत बड़ा संगठन हो गया, यानी उसे महासंगठन कहना चाहिए, जो संपूर्ण राष्ट्र को, भारत को एक प्रबुद्ध भारत बनाने में पूरा सहयोग कर रहा है, उसे प्रसारित कर रहा है, उसे तीव्र गति से एक आंदोलन का रूप देकर आगे बढ़ा रहा है। यह एक समता समानता वाला प्रबुद्ध भारत चाहिए इसे। तो ये एक ऐसा संगठन है जो समता समानता और बंधुत्व की भावना को लेकर चल रहा है। सभी संगठन जो हैं वो मैं और अहम की भावना को लेकर चलते हैं। सभी मान नाम चाहिए, सभी को लौलुकता चाहिए, लेकिन ये एक संगठन है जो किसी संघ के साथ में, संघ के नियम और अनुशासन के साथ में चलता है और किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, एक विचारधारा के रूप में आगे बढ़ता है। तो संघ को ऐसा ही होना चाहिए, एक संगठन को, जो मुझे आरबीएम में पूरा दिखाई देता है कि ये सभी नियम ये संगठन पूरा करता है और इनको फॉलो करता है। तो जो इसके संस्थापक हैं धर्म प्रकाश भारती जी, तो माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एक दूरदर्शी व्यक्तित्व रखते हैं। उन्होंने बहुत सोचकर
अपना राजनीतिक जीवन त्याग दिया और 2007 में इसकी स्थापना की, जो आज एक विशालकाय रूप ले चुका है, एक महासंगठन का रूप ले चुका है आगरा में, उत्तर प्रदेश में। तो इस स्थापना को वाकई एक श्रेष्ठ स्थापना कहा जाना चाहिए, जो माननीय भारती धर्म प्रकाश भारती जी द्वारा की गई। इस भावना को लेकर जो संगठन चल रहे हैं वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, वो अपने उद्देश्य क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैं ये देखती हूँ कि ये जो संगठन है हमेशा अपनी बात को एक शब्दों के निवेदन के साथ एक तेज आवाज में, एक सॉलिड आवाज में रखता है। जो ताकत उनकी आवाज में है वो शायद ही किसी संगठन के उसमें हो, क्योंकि उनमें वो लालच है, एक नाम की ललक है कि मेरा नाम हो जाए, मुझे कोई पद मिल जाए, जो यहाँ नहीं है। उनका इतना बड़ा त्याग देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है और हम प्रेरित होते हैं कि हमें पूर्ण समर्पित होकर किसी भी संगठन या खास तौर पे आरबीएम में जो आपको सही लगे उसे हर तरीके से आंकिए, उसे परखिए, सत्य की कसौटी पर, आप धर्म की कसौटी पर, आप लोलुपता की कसौटी पर, वो हर जगह खरा उतरता है। तो मैं मानती हूँ कि आरबीएम एक सब श्रेष्ठ संगठन है जिसमें मैं जुड़ी हुई हूँ शुरू से। और मैं मेरे को पूरा मेरे जीवन में जो बदलाव आया वो इसी संगठन की वजह से आया है, क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ सुना, जाना, और भीमताल में जो इसका हुआ था उस वेबिनार को इकट्ठा करके उसको सुनकर मैं काफी कुछ बदली, मेरा पूरा परिवार बदला। जो आचार्य जी हैं उनकी वाणी तो वाकई धम्म की सर्वश्रेष्ठ वाणी है। उनकी आवाज सुनकर, उनकी धम्म वाचन सुनकर, उनकी विवेचना सुनकर, धम्म के बारे में अपना इतिहास जानकर उनके द्वारा काफी ज्ञान प्राप्त होता है। अब हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, किस समाज में जी रहे हैं, हमारा समाज कौन सा है, हमें सत्यता का परिचय मिलता है। तो सभी को संज्ञान है, जैसे भारती जी ने बुद्ध धर्म के लिए अपना राजनीतिक जीवन त्याग दिया, तो इस तरह का हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन हर एक संगठन है वो अपने आप को ऑल इन ऑल मानता है, वो सोचता है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा ही इस संगठन में चलेगा, मैं ही अध्यक्ष हूँ, मैं जो कहूंगा वही सब कुछ होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। ये सब श्रेष्ठ इसकी क्वालिटी है जो मुझे लगी कि सभी के सहयोग से सभी के विचारों को शेयर किया जाता है। किसी का भी कोई बंधन नहीं है इस तरह का कि आपको ये करना ही करना है, उसकी राय ली जाती है, सभी की सहमति से यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। तो जो स्थापना इसकी की गई है वो तो वाकई श्रेष्ठ कार्य भारती जी द्वारा किया गया है। उद्देश्य इसके ये है कि हमें एक प्रबुद्ध भारत बनाना है। और प्रबुद्ध भारत कैसे बनता है? जब हमारे में त्याग की भावना होगी, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, हम नैतिकता पे चलेंगे, हम शील इतना रखेंगे। शील का मतलब होता है मीन्स फियर ऑफ डूइंग समथिंग। किसी भी चीज को करने से पहले हम जांचें परखें तब हम उसे करें, वो गलत ना साबित हो हमारे बहुजन समाज के लिए। बहुजन हिताय बहुजन, तो ये चीज होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम भला कर सके। तो जो और धर्म है, और धर्म जो ये कहते हैं मैन इज फॉर रिलीजन, पर धम्म जो है हमारा बौद्ध धम्म वो कहता है रिलीजन इज फॉर पूरा चल रहा है टेक्नोलॉजी। तो इसलिए हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि कौन सा श्रेष्ठ संगठन है, हमें उसमें जुड़ना चाहिए पूरे समर्पण भाव से। और मुझे लगा ये संगठन ऐसा ही है, इसीलिए मैं इससे आज तक जुड़ी हुई हूँ और मैं तन मन धन से इसके साथ हूँ। कभी मैंने इसे छोड़ा नहीं। वो बात अलग है कि कभी कभार बीच में कम ज्वाइन कर पाई, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी आगे आएं और इस संगठन के साथ जुड़ें, इसे समर्थ बनाएं, इसे मजबूत करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। में ही आपने जैसा बोला है कि आपका जीवन इससे बदला है, वाकई में ही जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ता है उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ऐसे ही एक मैं भी इसी प्रकार से सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले कुछ काम करने के लिए दाम दंड भेद कुछ भी अपनाता था, लेकिन इस समूह से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, सही, चाहे वो कामयाब हो अथवा ना हो, सही रास्ता अपनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार मेरे विचार से बहुत मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं उपासिका विमला रानी बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं महिला विंग की। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए और अपनी बात रखें। हेलो, माननीय उपासिका विमला रानी सर, हेलो, आप अपना माइक बंद कर लीजिए सर, माइक बंद कर लीजिए अपना। हेलो जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है।
हेलो। देखिए, भारत में समय समय पर भारत में जन्मे उन सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ, जिनके वजह से मुझे आरबीएम में जुड़ने का मौका मिला, और मैं इस लायक उन्होंने मुझे समझा कि आज मैं जूम पर भी बोल पा रही हूँ। और हर जगह, जैसे कि कुशीनगर है, बोध गया है, और सांची है, और गया, आगरा, पता नहीं कितनी, मतलब जहाँ भी ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो भी मतलब जो भी कार्यक्रम होता, मैं वहां पे पहुंचती हूँ। वो दूसरी बात है, अभी तक तो जब से मैं जुड़ी हूँ मैंने कहीं भी अनुपस्थिति नहीं की होगी। और दुख भी है इस बात का कि जो आज हम इसमें ये 16वां 3 दिवसीय जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जूम पर हो रहा, लेकिन बड़ी उससे उत्तेजना थी, तैयारी थी, सब लोग सोच रहे थे कि हमारा ये जम्मू में होगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी और भी मौके बहुत मिलेंगे इस उसमें। लेकिन ये किसी वजह से, क्या मतलब, जो दिल्ली में हमारा 26 नवंबर को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके वजह से उसको मतलब निरस्त करा गया। और ये हम जूम पे सब लोगों ने ये निर्णय लिया। और जो हमारे संस्थापक जी हैं, जो हमारे संस्थापक जी हैं धर्म प्रकाश भारती जी, उनके आदेश पे आज क्या, ये 12, 13, 14 अक्टूबर 3 दिन का हमने जूम उस पे ही हमने ये अधिवेशन को करने का निर्णय लिया। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस उससे हम जुड़े और आपस में रूबरू हो रहे हैं कल से, और कल को भी रहेंगे करके हम इसमें। तो देखिए, आज का जो मैं सभी को पहले तो अपने ये संस्थापक जी धर्म प्रकाश भारती जी को बारंबार कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिनके वजह से सभी विद्वानों, सभी बौद्धों के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिलता है, और सभी से मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। उनका मैं बारंबार कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे संगठन को जो स्थापना करी है ये आरबीएम की। और 2007 से पहले मैं भी नहीं जानती थी कि तथागत बोध जी या बोध क्या चीज है करके। मैं भी इस चीज से अनभिज्ञ थी करके। मैंने बाबा साहब जी को, कांसी राम जी को और बहन मायावती जी को ही सुन रखा था। बाकी वही अपना जॉब में और पढ़ाई में और उसी में ही मस्त रहती थी करके। लेकिन बहुत बहुत फिर से मैं बारंबार कोटि कोटि नमन करती हूँ कि जो उन्होंने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो उनकी अंतिम इच्छा थी, उनको उन्होंने परखा जाना। क्योंकि मैं अपने संस्थापक जी को दूरदर्शी विद्वान त्यागी मानती हूँ करके, कि शायद मैं तो इनको मान्यवर कांसी राम जी का जो उन्हीं का रूप इनके अंदर देखती हूँ। वही इस चीज उनके अंदर जो महात्मा बुद्ध जी के, बाबा साहब जी के, मान्यवर कांसी राम जी के अंदर थी, तो वो सब इनके अंदर जुड़ी हुई है, सबकी इकट्ठा। तो मैं इनको फिर से मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जो बाबा साहब जी की अंतिम इच्छा को इन्होंने समझा, और बौद्ध का प्रचार जो उनकी अंतिम इच्छा थी करके कि भारत बौद्ध में हो। और इसी तरह से करके 2007 के बाद से ही हमारा भारत, आज हम देखते हैं करके तो भारत के कोने कोने में तथागत बुद्ध जी को सब जान रहे हैं करके। और उन्हीं का जो बाद में जितने भी संगठन बने हैं 2007 के बाद ही, क्योंकि उससे पहले मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी कि तथागत बुद्ध जी के नाम पे कोई संगठन बना हो करके। उसके बाद ही जितने भी, वो मैं तो ये कहूंगी करके, हमारे आरबीएम की देखा देखी, आरबीएम को देख के या उसको इन्होंने सब लोगों ने पता नहीं कितने भारत के अंदर कितने संगठन बना रखे हैं। लेकिन हमारा आरबीएम इतनी तेजी से काम कर रहा है कि पूरे भारत में, और हमारा 26 27 राज्यों में ये फैला हुआ है और काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता इसमें। तो बड़ी खुशी की बात है इसमें। और आज हम ये 16वां संस्थापक दिवस बना रहे हैं। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ उसके लिए भी, क्योंकि कल का दिन जो है हमारा 14 अक्टूबर, बड़ा खुशी का दिन है। उसमें हमें सभी आरबीएम कार्यकर्ताओं को केक काट कर, और जो हमें निर्देश मिले हैं करके उसके अनुसार हमें बहुत खुशी से, बहुत उल्लास के साथ में हमें प्रभात फेरी निकालनी चाहिए करके। तो ये हमें इस तरह से करके काम करना चाहिए। इसका जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य तो यही है कि बाबा साहब जी की अंतिम इच्छा को हमें पूरी करनी है और भारत को बौद्ध में करना है करके। तो इसके साथ हम ये अपना जो हम ये 16वां संस्थापक दिवस बना रहे हैं, इसके साथ साथ हमें जो हमारा ये 26 नवंबर वाला प्रोग्राम है,
इसके लिए हमें बहुत विशेष से ध्यान करना है। इसकी तैयारी में हमें सब लोगों को लग जाना चाहिए, क्योंकि ये काम तो हमारा जूम पे हो ही जाएगा कल को, और ठीक ही हो रहा है। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि देखिए, जो हमें रसीद बुकें मिल रही हैं, तो ये हम उन लोगों के बीच तो हम जा ही रहे हैं जो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हमें सभी आरबीएम के कार्यकर्ताओं को ये सोचना चाहिए, अगर हम जम्मू में जाते तो हमारा हर एक व्यक्ति का कितना खर्च होता, कम से कम 1,500 से 2,000 रुपए तक हम खर्च कर पाते करके। तो हमारे संस्थापक जी ने, मान्यवर प्राचार्य धर्म प्रकाश भारती जी ने वो वाला खर्च हमारा बचाया है, तो इस खर्च को हमें दिल्ली के प्रोग्राम में समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के कम से कम हमारे 2-2,500 हजार रुपए लगते करके। तो वो वाला जो हमारा खर्च बचाइए, हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, तो ये सब हमारे जितने भी कार्य करते हैं, जितने लोग भी वहां पे जाते हैं, हम जम्मू में जाते, तो वो वाला खर्च भी हमें दिल्ली के प्रोग्राम में सहयोग करना चाहिए करके। दिल्ली के जो कार्यक्रम को देखिए, एक ऐतिहासिक और एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत उल्लास के साथ में, क्योंकि सबकी मैडम नजर हमारे आर्मी, हाँ, हमें जल्दी शुरू कर रहे हैं, ओके। हाँ, हमारे जो 26 नवंबर को जो हमारे जंतर मंतर पर ये प्रोग्राम हो रहा है करके, इसका लोगों की नजर सबकी हमारे आरबीएम के प्रोग्राम पे रखी हुई है। तो हमें सब लोगों को देखो बढ़ चढ़कर तन मन धन से पूरी तरह से करके हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। और ये हमारे जो संस्थापक जी है, कोई उनके बच्चे की शादी नहीं है, उनका कोई बर्थडे, कोई पार्टी, कोई कुछ नहीं है, वे बेचारे इतने बीमार होने के बाद भी रात दिन लगे हुए हैं। ये तो बड़ी शर्म आती है कभी कभी सोच के कि जो काम हमें, जितना हमें समय देना चाहिए था, जिस तरह से हमें काम करना चाहिए था, तो उनके हिसाब से हम देखते तो हमारा तो जीरो जीरो काम है करके। तो हमें सब लोगों को मिलजुल के अपना जितने भी हम कार्य करता है और भी अधिक से अधिक हमें जोड़ना चाहिए। और 26 नवंबर के प्रोग्राम को जो जंतर मंतर पे होगा हमारा, उसे ऐतिहासिक बनाना है और तन मन धन से हमें सहयोग करना है, क्योंकि इस प्रोग्राम से हमारा ऐतिहासिक प्रोग्राम है और देश विदेश तक भी हमारी चर्चा है इसके लिए। तो मैं ज्यादा ना कह के आप सभी को, जितने भी हमारे इस जूम मीटिंग पे जुड़े हुए हैं, मेरे सभी कार्यकर्ताओं को बारंबार कोटि कोटि नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने विस्तार से बात को रखा है, और जम्मू कश्मीर वाली बात को भी आपने रखा है। वाकई में जम्मू कश्मीर में होता, और हमने देखो त्याग किया है कि हमने जम्मू कश्मीर में अधिवेशन ना करते हुए, राष्ट्रीय अधिवेशन ना करते हुए, हमने संविधान के लिए, और जो गलत हो रहा है, जो राजनीतिक पार्टी, वो जिम्मा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने लिया और अधिवेशन को छोड़ा, क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, उसको छोड़ा और हम उस काम के लिए लग गए। तो ये एक बहुत बड़ा त्याग है, हम सबका है। हमारे संस्थापक महोदय ने ये निर्णय लिया त्याग करने का कि हम अधिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन 26 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को, और हमारे बीच में एडवोकेट के बोस साहब जुड़े हुए हैं, बिहार से हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपनी बात रखें। माननीय के बोस साहब बिहार से। नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है। धन्यवाद। महाकारुणिक तथागत बुद्ध, बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर एवं समस्त महापुरुषों को नमन। संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यकारी अध्यक्ष एवं आज के अध्यक्ष माननीय बादल बौद्ध जी, एवं सभी जुड़े हुए भाइयों बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हम डायरेक्ट विषय पर आते हुए, अभी विषय है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना एवं उद्देश्य। तो यहाँ स्पष्ट कर कि पहले उद्देश्य निर्धारित होता है। उद्देश्य को अचीव करने के लिए, उद्देश्य को हासिल करने के लिए ये संगठन बनता है, संस्था बनता है, जिसको हम आरबीएम कह सकते हैं, और उसकी स्थापना की जाती है। उसका उद्देश्य है कि हम जो उद्देश्य डिसाइड किए हैं उसको हासिल करें। यहाँ बहुत शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि समय अभाव है। तो उद्देश्य भारत बोलने से नहीं होगा ना, उसके लिए एक अनुशासन की जरूरत है, और अनुशासन के हमेशा उदाहरण देते हैं हम।
अनुशासन मतलब छोटा छोटा शासन, जो छोटा छोटा शासन नहीं कर पाएंगे तो बड़ा शासन कैसे ले ट्रेनिंग होगा ही नहीं। अब ये कारण है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनुशासन हम लोग है ही नहीं। बहुत कड़वा सत्य है ये। और कहाँ से शुरू होता है, जैसे अभी देख लीजिए, मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ। जो हम लोग तो बुद्धगया में रहते हैं ना, कि एक भी महिला या पुरुष बिन कोई, श्रीलंका के जितने भी महिला पुरुष आते हैं केवल सफेद कपड़ा नहीं निकलते। इसके बाद भारत के जो महाराष्ट्र से जितने आते हैं महिला पुरुष केवल सफेद कपड़ा पहनते हैं। इसका मतलब हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर सफेद कपड़ा का महत्व। अभी तो हम देखे, एक दिन पहले 2 दिन पहले कहीं अंतिम संस्कार में लोग जा रहे हैं, महिलाएं अर्थी पे लिए हुए हैं, और वो सभी सफेद में, पीछे भी बहुत से लोग महिला पुरुष सफेद में। तो ये है, हम लोग बार बार बोले, अभी बहुत से लोग हैं अभी जुड़े हुए हैं यहाँ, बहुत से लोग सफेद कपड़ा में हैं। तो ये अनुशासन है। जैसे वकील कम बोलता हो या ज्यादा बोलता हो, प्रैक्टिस जैसा चलता हो, लेकिन अगर वकील दिखना है तो उसको काला कोट पहनना ही है। पुलिस में अगर भर्ती होना है तो उसे भी आपको वर्दी पहनना ही पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम बुद्ध के संबंधित बात करते हैं, बुद्ध के नाम पर मीटिंग करते हैं, तो हमें कम से कम सफेद होना चाहिए। जितने पुराने हमारे हैं सदस्य, उनके पास तो डेफिनेटली है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। क्योंकि जहाँ अगर हम ओपन में अभी होता, फिजिकल होता अगर, तो वहाँ सभी सफेद पहने, हम जहाँ भी गए सफेद पहने। तो कम से कम जूम पर भी जुड़ते हैं तो हमें कुछ इतना याद रखना चाहिए कि कम से कम सफेद। एक बात। दूसरी बात, अगर नहीं पहनने हैं किसी कारण से, तो कम से कम वीडियो ऑन ना वीडियो ऑन ना करें। बहुत लोग नाश्ता करने लग जाते हैं, कभी कभी कोई लेटने लग जाते हैं। एक बार आया था, बहुत सारे स्क्रीन शॉट लेकर दिए थे। ये सब यहीं से अनुशासन खत्म होने लगता है। तो ये करेंगे तभी होगा। अब एक आदेश दे दिया, आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। संगठन जो चलाते हैं उनका जो जिम्मेवारी जो मिला है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, तो वो हर काम तो नहीं कर सकते। तो एक बार निर्देश दे दिए, वो फाइनल हो गया, चैलेंज। अब हम संभव हमको करना होगा। हम अनुशासन पर, हमारा मतलब है अनुशासन पर बहुत जोर है हमारा, है ना। समय से जुड़ना चाहिए। 5 मिनट पहले वो खुल जाता है तो 5 मिनट पहले कोशिश करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 8 बजे तो 8 बजे, 8 बजे 5 मिनट लेट क्यों। हम तो मिलिट्री में रहे हैं, जो हम लोग 2 मिनट को कहता है वाई 2 मिनट लेट, वाई नॉट 2 मिनट अर्ली। ये सवाल होता था। अब डेली सवाल पूछा जाता है, जो भी लेट होता था डेली वो सेम क्वेश्चन को झेलना पड़ता। तो इस तरह से अगर अच्छा बजे है तो 5 मिनट उदाहरण के बाद, तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, लेकिन अंत में यही कहेंगे लास्ट तक जुड़े। जब देखते हैं कि जैसे उनका खत्म होने वाला है 5-10 मिनट, अगर कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, लेकिन यथासंभव ये समझना चाहिए, अफसोस होना चाहिए अगर छूट रहा है, और अगर लेट हो रहा है तो भी अफसोस होना चाहिए, बल्कि माफी मांगे कि भाई किसी इमरजेंसी कारण से लेट हुआ, तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि भाई ही वॉज अलर्ट कि हम लेट, और अभी अलर्ट है कि हाँ वो महसूस कर रहा है कि लेट है, दे दे मैसेज में। तो इससे लगेगा क्या कि रिपीट, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करेंगे गलती। और नहीं तो क्या, ठीक है लेट होगा तो क्या बात नहीं, 5 मिनट में क्या हो जाता है, 5 अगर जो नहीं जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुशासनहीनता हो जाएगी और कभी विकास नहीं करेगी। इसकी बहुत जरूरी है। अब रह गई जैसे अभी वार्षिक हो रहा है, ऐसे तो इमरजेंसी अब जैसे हुआ ना कि निर्णय लिया गया कि हम लोग ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। अब निर्णय तो निर्णय है, सजेशन देने के लिए सभी लोग दे सकते हैं, लेकिन जब एक बार निर्णय हो गया तो हमें मानना पड़ेगा। ये कमांड है, तो ये कमांड है, तो इसलिए कर करके तो इसलिए हम कह रहे थे, संक्षेप में बता रहे हैं कि उद्देश्य अगर प्रबुद्ध भारत बनाना है तो हमें अनुशासन नहीं, डिसिप्लिन ही आधार है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। जो भी है, कम आदमी हो अगर अनुशासित हो तो कंट्रोल कर सकता है। एक उदाहरण देते हैं खाली अनुशासन का। 3 व्यक्ति संगठित होकर करके 60 पैसेंजर है बस में, उसको आराम से पूछ लेता है। एक ड्राइवर के पास खड़ा रहता है, दूसरा पैसेंजर पर भिड़ा रहे, भिड़ा दिया है, और तीसरा कलेक्शन कर देता है। 3 आदमी 60 आदमी कंट्रोल कर लेता है, अनुशासन। और तीनों में अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा।
तो ये उदाहरण है, संख्या इम्पोर्टेंट नहीं है, अनुशासन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आज के दिन में इतने ही हम कर पा रहे हैं, बाकी तो बहुत कुछ है पहले बताने के लिए, लेकिन अभी समय है नहीं है। हाँ, एक लाइन खाली बोल देते हैं कि अगर प्रभुत्व करना ही है, मान सम्मान की बात करना है, तो सबसे पहला आधार होता है संस्कृति। शॉर्ट में बता रहे हैं, संस्कृति में अभी भारत में दो संस्कृति है, एक मिलने का संस्कृति है, एक कभी नहीं मिलने की संस्कृति है। भारत में मुस्लिम भाइयों को मिलने का संस्कृति है, 8 साल से 80 साल तक मिलता है और हर शुक्रवार को मिलता है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों को कि बुधवार को भी जुड़े और अनुशासन के साथ जुड़े, तो बढ़ेगा। फ्लो एंड स्टडी इन द डेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन डे, लेकर करके बढ़ेगी और बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी जानते हैं माननीय के बोस साहब को, जो भी बात करते हैं बिल्कुल अनुभव के आधार पे करते हैं और हम उनके अनुभव का बहुत फायदा लेते हैं, उनसे सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर दोबारा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी को आमंत्रित करते हैं कि वह आए और अपनी बात रखें। माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी। अशोक जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आवाज आ रही है सर, आपकी आ रही है। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए और भारत की इस पावन भूमि पर जन्मे सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए आज की इस बहुत ही आवश्यक स्थापना दिवस की बैठक में उपस्थित हमारे भारत के सभी बुद्धिमान साथी, अध्यक्ष जी, अध्यक्षता कर रहे साथी, संचालन साथी, मुख्य अतिथि, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, आज का जो विषय है कि स्थापना दिवस पर चर्चा और आरबीएम का उद्देश्य क्या है। साथ ही दोनों चर्चाओं पर मैं डिस्कस करूं या अपनी बात रखूं, तो सबसे पहले तो आज मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना दिवस पर और धम्म चक्र प्रवर्तन जो कल है 14 अक्टूबर, इस पावन दिवस पर आप सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना 14 अक्टूबर 2007 को आगरा की धरती पर हुई, उत्तर प्रदेश में। अब प्रश्न ये जाता है, दिमाग में होना भी चाहिए, भाई ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे संगठन थे बुद्धिज्म से संबंधित, तो इस संगठन की आवश्यकता क्यों? ये प्रश्न आप लोगों के सामने भी आता होगा, ऐसा मैं समझता हूं, दिल्ली के साथियों के सामने भी आता है। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसकी स्थापना क्यों की गई। साथियों, स्थापना की चर्चा करेंगे तो हमारे जितने भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए जो संगठन थे, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, वो सभी संगठन गलत नेतृत्व के कारण, अनुशासनहीनता के कारण, पद लोलुपता के कारण या स्वार्थ के कारण सभी संगठन धराशायी हुए, समाप्त हुए। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी को लगा कि भाई ये धार्मिक जो क्रांति है
जो सांस्कृतिक क्रांति है ये रुक गई तो बहुजन समाज के जो किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन है वो गारंटी से रुकेगा। तो उन्होंने प्रयास भी किया कि भाई जो अन्य संगठन है, धार्मिक संगठन, वो सभी संगठन एक होकर सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक क्रांति को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने काफी प्रयास किया, मैं काफी व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, परंतु काफी प्रयास करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हुए। और तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो कि इस धार्मिक आंदोलन को, सांस्कृतिक आंदोलन को, सामाजिक परिवर्तन के इस आंदोलन को मैं ही बढ़ाऊंगा। को आगरा की धरती पर इसकी स्थापना के बाद पुराने साथी जानते होंगे, क्योंकि मैं भी स्थापना से पहले, स्थापना तक, स्थापना के बाद भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस संगठन से जुड़ा रहा हूं। स्थापना के बाद ये महसूस किया गया कि भाई अब करना क्या है, ये कैसे काम होगा, या बुद्ध का जो कारवां है, बुद्ध का जो संघर्ष है भारत की धरती पर बाबा साहब के कहने के बावजूद भी ये रुका क्यों। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में पूरे भारत में सेमिनार लगाए गए, अधिवेशन लगाए गए, और सब्जेक्ट के साथ, विषय के साथ, और विषय होता था भारत में बुद्ध के धम्म की धीमी गति क्यों, इस पर चर्चा होती थी। जब सेमिनार लगाए गए तो ये उद्देश्य के लिए लगाए गए कि आखिर लोगों की मानसिकता क्या है, लोग चाहते क्या है कि ये हमारा बुद्ध का जो धम्म है वो क्यों रुक रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो कारण जो समझ में आया, वो कारण ये समझ में आया कि जिन लोगों ने जुम्मा लिया था वो केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। और मैं विनम्रता के साथ और क्षमा के साथ ये भी कहूंगा, हमारे जितने भी धर्मगुरु रहे हैं, कुछ 2, 4, 5, 10 को छोड़ दीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो भी प्रशिक्षित नहीं है, वो भी ट्रेंड नहीं है। और कुछ ट्रेंड भी है थोड़ा बहुत, 10%, 20%, तो उनका भी कार्य क्षेत्र क्या रहता है, मात्र बौद्ध विहार, और कोई उनका कार्य क्षेत्र नहीं। जबकि ये निष्कर्ष निकाला गया गोष्ठियों के माध्यम से कि उन हमारे बुद्धिमान धर्म गुरुओं को एक एरिया अडॉप्ट करके बुद्ध की गाथाएं, त्रिपटक, जातक कथाएं, विनय पटक, तमाम चर्चाएं करके बुद्ध के बारे में बताकर लगभग 80%, 70% एरिया को वो प्रशिक्षित करते, फिर दूसरे एरिया, तीसरे एरिया, चौथे एरिया, 5वें एरिया को जाते, तो धर्म का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ता। और उन्हें सीखना चाहिए था बुद्ध से भी। बुद्ध ने जो कुछ प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो 40 साल, 45 साल लगातार पैदल चलकर ही उन्हें पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को अपने ज्ञान के बारे में बताया। तो हमें अपने गुरुओं को भी बुद्ध से कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो ऐसा महसूस किया गया कि योजनाबद्ध तरीके से बुद्ध के धर्म को भारत में हमें आगे बढ़ाना है, धम्म चक्र परिवर्तन को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। तो निर्णय लिया गया कि बिना योजना से, बिना संगठन के ये बात बनने वाली नहीं है। तो बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत माननीय अध्यक्ष जी बहुत दूरदृष्टि व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। उन्होंने संगठन का निर्माण किया, पूरे भारत में घूमे, शरीर की स्थिति क्या है आप लोग जानते ही हैं, और एक मजबूत संगठन और एक पैरेलल संगठन, जो संगठन काम नहीं कर रहे थे, आज हमें देख करके थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमने बड़ी लकीर खींचने में इस भारत की जमीन पर हम कामयाब सिद्ध हुए हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि 28-30 राज्यों में चाहे हमारी संख्या कम है, लेकिन आज राष्ट्रीय महासभा की चर्चा पूरे भारत में है। वो चाहे नेगेटिव बात करते हो, सकारात्मक बात करते हो, जो उनके मस्तिष्क पर डिपेंड करता है, लेकिन चर्चा अवश्य है। अब उद्देश्य क्या है, सीधा सा मतलब है, उद्देश्य है धार्मिक और सामाजिक। धार्मिक परिवर्तन का मतलब सांस्कृतिक परिवर्तन,
सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब हमारे रहन सहन में, खान पान में, हमारे आचार विचार में, हमारे विवाह में, हमारे तमाम प्रकार के जो कर्म हो वो बुद्ध की रीति के द्वारा हो। बुद्ध का जो ज्ञान है वो हमारे बहुजन समाज के बीच ज्यादा से ज्यादा जाएगा, तो उनके अंदर एक आदर्श समाज बन के तैयार होगा, एक अच्छा नागरिक बन के तैयार होगा। तो वो झूठ से बचेगा, असत्य से बचेगा, गलत काम से बचेगा, तो एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। ऐसा मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये उद्देश्य है। और सामाजिक उद्देश्य तो सामाजिक परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हमारे बुद्ध से लेकर पूज्य काशीराम साहब तक जितना भी उन्होंने समाज को बदलने के लिए, सामाजिक परिवर्तन के जो आंदोलन किया, वो हमारा भी ये भी काम है। इसी कारण आपने देखा होगा कि हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ साथ दूसरे सब ऑर्गेनाइजेशन बनाए। हमने सामाजिक न्याय परिषद बनाया कि भाई अगर वो ओबीसी समाज के लोग अगर बुद्ध के धम्म में सीधा नहीं आते तो सामाजिक न्याय परिषद में काम करो। उसी प्रकार आपने देखा कि हमने डीएसएस बना, यूथ को कैसे तैयार करें, हमने वो तैयार करने का काम किया। क्योंकि ये अगर संगठन लोग नहीं बनाते तो गारंटी से प्रश्न पैदा होते, यार ओबीसी के लिए क्या हो रहा है, यूथ के लिए क्या हो रहा है। और जब बना दिया तो संगठन में भी जो गति होनी चाहिए वो नहीं हो रही। मैं देख रहा हूँ वेबिनार पर अभी भी, यदि मान लो ये वेबिनार फिजिकल होता तो मैं समझता हूँ कि 800,000 लोग पैदा इस वेबिनार में शामिल होते, लेकिन मैं देखता हूँ कि इस वेबिनार में मात्र 118-120 लोग शामिल हैं। अब बताइए, हम राष्ट्रीय अधिवेशन मना रहे हैं वेबिनार पर और घर बैठने के बाद भी स्थिति हमारी ये है, तो अंदाजा लगाइए हम कितने नीरस हैं। अभी के बौद्ध जी को सुनना था, बड़ा अनुशासन की बात कर रहे थे, तो हम लोग कितने अनुशासित हैं अंदाजा लगाइए। तो मैं आज आप लोगों को संकल्प लेना चाहिए, जब भी वेबिनार हो, वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे होता है, तो जब भी आगरा से या सेंट्रल ऑफिस से जो भी मैसेज आता है तमाम लोगों को फ्लैश करें, करके लोगों को बताएं, ये काम करने की साथियों जरूरत है। तो और साथ साथ हमने ऐसा नहीं कि हमने अचीवमेंट नहीं किया है, हमने काफी उपलब्धियां हासिल किया। उपलब्धि क्या हासिल की? सबसे पहले तो ये कि पूरे भारत में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग जानते हैं। हमने उपलब्धि क्या की? 365 नहीं, कम 360 350 दिन हम लोग काम भी करते हैं, ये उपलब्धि है। नंबर पर चर्चा होती है, संविधान पर चर्चा होती है, वेबिनार की मीटिंग होती है, संडे को मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग होती है, ये उपलब्धियां हैं। आज तमाम दूसरे जो संगठन है वो हमसे सीख भी रहे हैं, अच्छी बात है। तो मेरा निवेदन है कि ज्यादा मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि और भी साथी बोलने के लिए आज संकल्प लेने की जरूरत है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वेबिनार में जब भी हम लोग बैठे तो कम से कम 500-700 लोग जाए। आपको बता रहा हूँ, दंपका भारती जी कोई बताएंगे 10 लोग सुनेंगे, 100 लोग सुनेंगे, और इसी वेबिनार में 500 लोग होंगे और 500 सुन के 200 लोगों को बताएंगे तो जल्दी विस्तार होगा। तो ये हमें आदत बनानी चाहिए, अनुशासन में रहने की आदत होना चाहिए, और इससे बढ़िया मैं नहीं सकता कि कोई बहुत बड़ा संगठन साथी हो सकता है। काफी समय आपको ले लिया है, तो सभी जितने भी बुद्धिमान साथी आज के वेबिनार में जुड़े हैं, आपको बार बार पुनः बधाई स्थापना दिवस की। और इस संकल्प के साथ उठेंगे कि इस जो कारवां है, जो सांस्कृतिक आंदोलन है, इस भारत को बौद्ध में बनाने का जो सपना है, उस सपने को हम लोग पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सभी विषयों को टच किया है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम। बीच में हमारे मुख्य वक्ता माननीय शेषराव बौद्ध साहब, वो भी राष्ट्रीय महासचिव है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपनी बात रखें। माननीय शेषराव बौद्ध साहब। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? आप सर, आवाज आ रही? जी सर। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस वेबिनार में जो हमारे वरिष्ठ साथी और जो हमारे साथ काम करने वाले पूरे देश भर में जो भी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जो इस मिशन को, इस धम्म कारवां को आगे ले जाने में सक्षम है, तो करना चाहते दिल और दिमाग, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।
आज का विषय भी वही है, क्योंकि हमारा अधिवेशन जो है 12, 13 और 14 ऐसे ही होता है। अभी अभी 9 तारीख को माननीय कांशीराम साहब की बरसी थी और वो हमने बहुत बड़े पैमाने पर नागपुर में मनाई। काफी सुलझे हुए लोग, बुद्धिवादी लोग वहाँ जमा हुए थे, तो हमने उसको बड़े पैमाने पर मनाने की कोशिश की और उनसे जो जो पूरे भारत देश के लोग और पता चला कि मान्यवर साहब ने जो ध्येय धोरण और उद्देश्य इस कारवां को ले जाने के लिए रखा था, उसी कड़ी को हाथ में लेते हुए हमारे संस्थापक जी अपने जिंदगी के जितने भी दिन हैं वो पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि मान्यवर साहब ने जो धम्म की नींव रची थी और उनका सपना भी था कि वो हम 14 अक्टूबर को ही देश के किसी बड़े सूबे में एक बड़ा धम्म सम्मेलन लेंगे। वो 2006 का समय तय हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। तो उसी उद्देश्य को हम आगे ले जाने के लिए हमारा संगठन, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन, उसी दिशा में आज की डेट में काम कर रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि जो समता, समानता और संगठन इस बात को आगे ले जाने के लिए धम्मों के पूर्ण उद्देश्य है, वो समझने के लिए हमें कुछ बातें बड़े पैमाने पर आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हर वक्त जहाँ भी हमारे अधिवेशन होते हैं, जहाँ भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ हमारे आचार्य जी प्रकाश भारती जी, बाकी लोगों का माइक थोड़ा बंद रहा तो अच्छा रहेगा। सब लोगों ने माइक खोल के रखा है। बीएल कदम साहब, आपका मोबाइल माइक चालू है। बीएल कदम साहब ग्वालियर से, आपका माइक चालू है, बंद कर लीजिए। और जिन किसी साथी ने भी अपना माइक को चालू रखा है उसके कृपया बंद कर लें, म्यूट कर रहे हैं। जी सर, कंटिन्यू रखिए सर। अच्छा, मुझे कितना मिनट बोलना है सर? सर सबके लिए 5 मिनट था, आप मुख्य वक्ता हैं, 10 मिनट। 10 मिनट, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस ध्येय धोरण उद्देश्य के लिए हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में सब लोग जुड़े हैं, उसका मुझे, मेरी नजर से तो ऐसा है कि मैं जिस उद्देश्य से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैंने कांशीराम जी को देखा है, उनके साथ मैंने 35 साल काम किया, नौकरी में था तब भी और नौकरी के अंत तक मैं उनके साथ जुड़ा रहा। और जब वो चले गए तो बड़ा दुख हुआ उस बात का। लेकिन जो उनके उद्देश्य थे, राजकीय उद्देश्य तो एक अलग था ही था, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का एक उद्देश्य था, धार्मिक परिवर्तन की लड़ाई के लिए वो लड़ना चाहते थे, लेकिन उस समय नहीं मिला, उस समय मेरे से थोड़ा निकल गया। लेकिन वो भी बड़ी बात हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने नागपुर में ही, इसी नागपुर धरती पर उन्होंने बुद्धिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की और उनका उद्देश्य वही था, इसी को आगे हम कंटिन्यू करके इस धम्म के कारवां को भी हम चलाएंगे। लेकिन वो समय उस तरीके का हमारे पास नहीं रहा। तो उसी बात को आगे ले जाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहने के बावजूद भी वो पूरे देश भर में दौरे करते हैं। साथ साथ में हमारे आचार्य जी माननीय किशोर बौद्ध जी, वो भी पूरी तरह साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे सभी साथी जो आज इस बात को समझ रहे हैं, जो समझे हुए हैं, वो लोग अपनी जिंदगी के जितने भी दिन बचे हुए हैं वो इसी उद्देश्य के लिए लगाना चाहते हैं। क्योंकि सबने जो है राजकीय
उद्देश्य साध्य करने के लिए अपनी जिंदगी के काफी दिन दे चुके हैं। उससे क्या मिला क्या नहीं मिला इस बात पर मैं नहीं जाता, लेकिन बाबा साहब का उद्देश्य वो भी था। धम्म के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजकीय उद्देश्य भी बाबा साहब का था, क्योंकि राजकीय प्लेटफॉर्म के बजाय या राजकीय उद्देश्य साध्य करने के बजाय हम अपनी जो जरूरतें, जो बहुजन समाज की जरूरतें है, उसको हासिल करने के लिए उसका भी एक अंग था। तो उसके साथ हमारे कुछ उद्देश्य, कुछ सूबे में हमारी सत्ता आने की वजह से कुछ सूबे में कुछ विकास हो चुका है, लेकिन हम चाहते थे कि भारत देश जैसा बौद्धमय करना है, वैसा ही पूरे भारत देश के बहुजन समाज के लोग सुखी समृद्ध कैसे हो, ये उद्देश्य था माननीय साहब का। बाबा साहब का भी वही उद्देश्य था, लेकिन बाबा साहब के समय जितने ईमानदार लोग थे, वैसे बाबा साहब के पुण्य से जिन लोगों को सुख समृद्धि मिली है, वो लोग उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि उनके जो जरूरतें हैं वो पूरी हो चुकी है, अब उनके पास जरूरतें तो है नहीं, तो उनको लगता है कि मैं अभी सक्षम हूँ, अभी मुझे बाबा साहब की भी जरूरत नहीं, नाम के लिए, क्योंकि मुझे समाज में सम्मान तो चाहिए, तो नाम के लिए वो आगे रहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब का जो उद्देश्य था, अगर वो चाहते तो टाटा से भी बड़े करोड़पति आज देश के अंदर हमें नजर आते थे, लेकिन वो बात उन्होंने नहीं रखी, क्योंकि एक आदर्श समाज के लिए एक आदर्श व्यक्ति की जरूरत होती है, वैसे आदर्श वो रहे। उसी तरह मान्यवर साहब ने भी वही सपना अपना रखा, और उस वजह से उनका भी नाम आज उस लाइन में, आज सभी पूरे देश भर में उनका भी नाम लिया। हमारे सूबे में तो लिया जाए, तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे या बड़े सक्षम होंगे, लेकिन वो पैसा सबका नाम नहीं रहता, चंद दिनों में लोग भूल जाते। लेकिन अगर कुछ कारवा को, लेकिन वो भी आज लोग इस बात को भूल गए कि हमें ये करना चाहिए। इसीलिए हम अपने वेबिनार में भी सब्जेक्ट रखते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर, अपना उद्देश्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, वो ही हमको चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वो तन मन धन, इसीलिए 3T मान्यवर साहब ने दी थी, टाइम, टैलेंट एंड समाज। तो आप पीछे करना है, वो बुद्धिजीवियों का ही काम है। अगर बुद्धिजीवी काम नहीं करेगा, जिन बाबा साहब की वजह से वो नौकरी में लगे अपने सक्षम, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ, मुझे जो समझता है, मुझे जो आरबीएम में मैं आने का उद्देश्य मेरा ये था कि मान्यवर साहब के रास्तों पर आरबीएम उतरी है, इसलिए मैं जुड़ा हूं, मेरा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। मैं ये देखा कि जो धम्म का रास्ता मान्यवर साहब ने अपनाया था, वो आगे जाने वाले थे, उसी रास्ते को मान्यवर हमारे संस्थापक जी ने ले लिया है, चुना है, क्यों ना हम उनको साथ दे, इसलिए मैं जुड़ा हूँ। तो मेरा सभी देश भर के जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, अगर आप कांशीराम जी को मानते हो, जानते हो, समझते हो, अगर आप बाबा साहब को मानते हो, जानते हो, समझते हो कि उन्होंने हमारे ऊपर कोई उपकार किया है, ऐसा अगर अपने दिल और दिमाग में लगता है, तो हमें जरूर और जरूर ये करना चाहिए, ये रास्ते को अपनाना चाहिए। यही मैं कहता हूँ कि हमारा उद्देश्य आरबीएम का वो है। अगर वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में आता है, धार्मिक परिवर्तन की लड़ाई में आता है, जो बुद्ध धर्म को नहीं अपनाए हैं उनको बुद्ध धर्म अपनाने के लिए कहते हैं, कैसे अपनाए, ये ध्येय धोरण उद्दिष्ट अगर उनके सामने रखा जाए। हमारे कैडरों में आता है, जैसे हमारे कैडर होते हैं उस कैडर से हम बताते हैं, हमारे परिसंवाद होते हैं उसमें से बताते हैं, लेकिन वो सुनने के बाद वो व्यक्ति कितना काम करता है इस पर निर्भर होता है। तो वो अपने अपने सूबे में, अपने अपने राज्यों में वो जरूर जरूर करना चाहिए। महाराष्ट्र हमारा ऐसा है कि बाबा साहब को सबसे ज्यादा मानता जानता है, लेकिन वो सर में नहीं रहता, वो दिमाग के ऊपर नहीं, वो दिमाग में लेके ऊपर, दिमाग के ऊपर लेके चलता है। सर घर में बाबा साहब है महाराष्ट्र के अंदर। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी धम्म संगठन यहाँ बहुत सारे हैं, यहाँ से चलते, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि वो
वो उद्देश्य को नहीं समझ पाए जो बाबा साहब चाहते थे, जो मान्यवर साहब चाहते थे। मानते तो हम सभी को, धम्म का रास्ता वही नहीं है। धम्म का रास्ता बुद्ध ने भी बताया, चरत भिक्के चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कहाँ जाते हैं? हमारे धर्म गुरु अभी हमारे उपासक जी ने बताया कि सारे धर्म गुरु उस समय तो काट दिए थे, सारे धर्म गुरु को। जो सोने की मोहरा 100 देंगे उसका सर लेके आते थे, पूरा धर्म नष्ट हो गया था। लेकिन फिर बाबा साहब ने उजागर कर दिया, उस धर्म को हमारे सामने लाया। उसके बाद उसी धर्म को और उसी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को मान्यवर साहब ने आगे ले जाने की कोशिश की, और उसने अपने जीते जी उस मुकाम तक पहुंचाई जहां वो चाहते थे। लेकिन उनकी तबीयत ने अगर साथ दिया होता तो शायद इस भारत देश में दूसरी धार्मिक परिवर्तन की लड़ाई हो जाती, बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता। लेकिन वो वक्त की तकाजा रखते हुए वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं है। हम आज भी अगर सभी लोग सारे देश के सूबे में, सारे राज्यों में दिल और दिमाग से, तन मन धन से जुड़ जाते हैं, तो मेरा मानना यह है कि जरूर और जरूर हम अपने जीते जी ही जो मान्यवर साहब चाहते थे वैसी क्रांति, धम्म की क्रांति फिर से बड़े पैमाने पर होगी, मैं दावे से कहता हूँ। और अपने जीते जो वो समय हम देखेंगे। तो इसीलिए मेरी सबसे विनती है, ये 3 दिन के जो अधिवेशन हमारा रहता है, उस दूसरे दिन के इस वक्तव्य में मैं अपने वक्तव्य में इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी इस उद्देश्य के लिए तन मन धन से जुड़े। जहां जहां केंद्र से जो भी आदेश आता है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। अभी के बौद्ध जी ने अनुशासन के ऊपर बात रखी, तो बात सही है। इसके पहले जितने कुछ व्यभिचारों में मैंने भी देखा है, कच्चा बनियान पे लोग बैठे रहते हैं, जो कि हमारा सफेद वस्त्र ये हमारा कॉस्मेट रखा है, तो उसी के ऊपर रहना चाहिए। क्यों नहीं रहते मालूम नहीं। कोई लेटे हुए रहते, कोई बैठे रहते, कोई सोए हुए रहते, कोई पता नहीं। भाई अगर तुमको आरबीआई में नहीं जुड़ना बात अलग है, जुड़े हो तो उसके अनुशासन में ही रहना चाहिए, उसके अनुशासन में ही आना चाहिए, उसी अनुशासन में काम करना चाहिए। बस इसको अगर फॉलो करेंगे तो धम्म अपने आप फॉलो हो जाता है। तो जैसे जैसे केंद्र से हमारे उद्देश्य, जो केंद्र से जो बातें हमारे सामने आ जाती है उसको फॉलो करते रहिए। मेरा मानना है कि जरूर और जरूर धम्म क्रांति आपके नजरों में दिखेगी, मैं दावे से कहता हूँ। और अपने वाणी को इसी समय विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब सुन रहे थे महाराष्ट्र से माननीय शेषराव बौद्ध साहब को, जो प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है हम सबके सामने। मुझे उम्मीद है कि सभी ने बड़े ध्यान से सुना होगा। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे मुख्य अतिथि को हम आमंत्रित करते हैं, माननीय महेश्वर बौद्ध साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उड़ीसा से हैं। माननीय महेश्वर बौद्ध साहब। अशोक जी, मेरी वॉइस आ रहा है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सम्यक सम तथागत गौतम बुद्ध, महामानव बोधिसत्व, परम पूज्य संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर से लेकर दीक्षा साहू फुले पेरियर से लेकर मान्यवर कांशीराम से लेकर जितने भी महापुरुष हैं बहुजनों का, सभी को मैं सदासमन अर्पित करता हूँ। साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा गठन करने के लिए जिन साथियों ने अहम भूमिका लिए थे और वो आज हमारा बीच नहीं है, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरी ओर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की नेशनल प्रेसिडेंट परम आदरणीय सम्मानीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, एक्स MLC, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट धीमान बादल सिंह बौद्ध जी से लेकर जितने भी आज जुड़े हुए हैं, महासचिव, सचिव, संयोजक, अध्यक्ष, सभी से लेकर अशोक बौद्ध जी जो संचालन कर रहे हैं, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की
राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बोस से मैं अपनी तरफ से नमो बुद्धाय का प्रेम जय हिंद करता हूँ। दूसरी ओर ये जो 16th राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, इसकी अवसर पर आप सभी को मैं अपनी तरफ से पुनः नमो बुद्धाय जय हिंद करता हूँ। साथियों, ये जो अधिवेशन होता है, पहले अधिवेशन के दो शब्द हम बात करना चाहते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन जो हो रहा है, अधिवेशन का मकसद क्या है? अधिवेशन का मकसद है, जब 15वां अधिवेशन लुम्बिनी नेपाल में हुआ और ये 16वां अधिवेशन जब ऑनलाइन जूम पर हो रहा है, तो 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन से जो एजेंडा तय किया गया, जो 15 पॉइंट्स तय किया गया, उसी पॉइंट 15 पॉइंट को हम पूरे देश भर से जितना भी मेंबर हैं, लीडर हैं, कैडर हैं, हम कितना किए, कितना नहीं किए और क्या कुछ रह गया, इसका ऊपर रिव्यू करने के लिए अधिवेशन है। साथ साथ में हम लोग का कहाँ हम छूट गए, क्या खोया, क्या पाया इस एक साल के अंदर, इसके लिए अधिवेशन है। दूसरी ओर अधिवेशन इसलिए है कि हम पर हमको जैसे एक लड़ाई जब करने जाता है, एक सोल्जर जब जाता है लड़ाई करने जाने के पहले जो अखाड़ा में जो पूरी तैयारी करते और की जाए, इसलिए अधिवेशन है। दूसरे ओर अभी हम देख रहे हैं, वर्ल्ड कप देख रहे हैं, क्रिकेट का चल रहा है। क्रिकेट खेलने से पहले जो वार्म अप करते हैं, वार्म अप करने वाला गेम होता है, इसीलिए हम लोग 16 कॉन्फ्रेंस के बाद अगले साल के लिए हम देंगे कि आज रिव्यू जहां तक हमारा जो आज का सब्जेक्ट है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी ने किस परिस्थिति में आरबीएम का स्थापना हुआ, उसके बारे में डिटेल्स में उन्होंने हम सबको जानकारी दिए।